ये आकाशवाणी है। आइए सुनते हैं चीयर फॉर भारत का 10वां भाग, ओलंपिक में तैराकी और टेनिस। चीयर फॉर भारत। नए भारत के एथलीट नई ऊर्जा और हौसले के साथ पेरिस की उड़ान भरने वाले हैं। फ्रांस की जमीन पर तिरंगा लहराने को बेकरार हमारे खिलाड़ियों ने इन्हीं दिनों के लिए पिछले 4 साल से कड़ी मेहनत की है और भारत सरकार ने भी कदम ब कदम खिलाड़ियों की हर आवश्यकताओं को पूरा किया है। पेरिस ओलंपिक के शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं। चीयर फॉर भारत के आज के अंक में हम तैराकी और लॉन टेनिस की बात करेंगे और जानेंगे क्या भारत इन खेलों में कुछ खास कर पाएगा। शुरुआत टेनिस से। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में टेनिस 1896 के पहले ओलंपिक सत्र से ही इन खेलों का हिस्सा रहा है। साल 1896 से साल 1924 तक लगातार टेनिस ओलंपिक में शामिल रहा है। इसके बाद 8 ओलंपिक्स आयोजनों में टेनिस ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं रहा है। हालांकि साल 1968 में मैक्सिको ओलंपिक्स में टेनिस को प्रदर्शनी मैच के तौर पर पुनः शामिल किया गया, लेकिन उसके बाद फिर 3 संस्करण साल 1972, 1976 और साल 1980 ओलंपिक्स में टेनिस को बाहर रखा गया। तमाम उतार चढ़ाव और अंदर बाहर होने के बाद साल 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स तक यह पूर्ण पदक खेल नहीं बन पाया। आखिरकार 1988 के सियोल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में सभी खिलाड़ियों के लिए उनकी उम्र और स्थिति की परवाह किए बिना टेनिस एक पूर्ण पदक खेल के रूप में लौटा और तब से हर ग्रीष्मकालीन खेलों में खेला जा रहा है। आगे बढ़े इससे पहले आपको एक रिकॉर्ड के बारे में बताते चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स 2 बहनों के नाम ओलंपिक्स में 8 गोल्ड समेत 9 पदक जीतने का रिकॉर्ड है, जिनमें अकेले वीनस विलियम्स ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीतकर पुरुष और महिला किसी भी वर्ग के टेनिस ओलंपिक्स में सर्वाधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी हैं। यूं तो एंडी मरे, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और स्टेफी ग्राफ समेत अनेक टेनिस स्टार्स ने ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीते, लेकिन विलियम्स बहनों के आसपास भी कोई नहीं पहुंच सका। भारत की बात करें उससे पहले बता दें कि ओलंपिक्स के टेनिस खेल में ऑल टाइम सबसे ज्यादा पदक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीते हैं, जिसने 21 गोल्ड समेत 39 पदक अपने नाम किए हैं। वहीं ग्रेट ब्रिटेन ने 17 गोल्ड समेत 43 पदक जीते हैं। तीसरे स्थान पर फ्रांस है, उसके खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड सहित 19 पदक हासिल किए हैं। वहीं भारत ने पहली बार 1924 पेरिस ओलंपिक में टेनिस खेलों के लिए पदार्पण किया। इन खेलों में भारत के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिम सिडनी पुरुषों के एकल वर्ग में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। साथ ही सैयद मोहम्मद हादी तथा डोनाल्ड रत्नम पुरुषों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। महिला वर्ग में एकमात्र खिलाड़ी नोरा पोली थी, जो महिलाओं के एकल वर्ग के राउंड ऑफ 32 में हार कर बाहर हो गई। साल 1924 के बाद साल 1988 के सियोल ओलंपिक खेलों में भारतीय टेनिस खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें जिशान अली ने पुरुषों के एकल वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 64 में जीत दर्ज करते हुए राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई, लेकिन वहां उन्हें स्विट्जरलैंड के जैकोब लासेक से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं विजय अमृतराज पुरुषों के एकल के पहले ही मैच को हार कर बाहर हो गए। जिशान अली उस प्रदर्शन को याद करते हुए कहते हैं, जब 1988 में सोल ओलंपिक्स में जब ओलंपिक्स हुआ था, उस बार जो है पहली साल ओलंपिक्स में बाकी री इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मतलब कि काफी ऑब्वियसली इंटरेस्ट था टेनिस प्लेयर्स में कि इतने सालों के बाद ओलंपिक्स वापस टेनिस में आ रहा है एंड एवरीथिंग, और ऑल द टॉप प्लेयर्स जो दुनिया के थे उस वक्त सब पहुंचे हुए थे कोरिया ओलंपिक्स खेलने के लिए। तो मैं उस वक्त 18 साल का था और अभी के रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सेकेंड यंगेस्ट टेनिस प्लेयर जो है जो ओलंपिक्स में खेला हुआ है, वो अभी भी मेरा नाम उसी में है। तो एक बहुत ही ऑब्वियसली एक्साइटिंग एक्सपीरियंस थी मेरे लिए, क्योंकि ओलंपिक्स जैसा कि हम जानते हैं कि रेगुलर टेनिस इवेंट्स में नहीं होता है कि जैसे हर 4 साल में आता है। हमारे रेगुलर टेनिस इवेंट्स जो होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम्स जो हर साल होते हैं वो तो हर साल खेले जाते हैं, लेकिन ओलंपिक्स एक बहुत ही बड़ा इवेंट है इवन फॉर टेनिस प्लेयर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि बाकी एथलेटिक्स में और काफी स्पोर्ट्स में जो है एक ओलंपिक्स उनके लिए जैसे कि हमारे लिए ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, वो ओलंपिक्स उनके लिए बहुत ही बड़ा मायना रखता है। टेनिस प्लेयर्स के लिए ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि हर साल ग्रैंड स्लैम्स तो होते हैं, लेकिन हर 4 साल में एक बार ओलंपिक्स होता है, तो उसमें जो है इंटरेस्ट जो है बहुत ही ज्यादा था। जैसे कि हमने कहा कि दुनिया के सब टॉप प्लेयर्स आए हुए थे खेलने के लिए, और मैं एक 18 साल का लड़का इंडिया से गया हुआ था उधर खेलने के लिए, और जैसा कि आपने कहा मैंने फर्स्ट राउंड भी जीता और फिर सेकेंड जो राउंड
राउंड ऑफ 32 था, उसमें मेरा मैच याकोब लासेक से पड़ा था, जो कि उस वक्त वर्ल्ड नंबर 6 थे, और उनके साथ भी मेरा मैच बहुत अच्छा गया। बेस्ट ऑफ 5 सेट मैचेस होते थे, अभी जो है बेस्ट ऑफ 3 सेट्स होते हैं, लेकिन उस वक्त सब मैचेस जो थे वो बेस्ट ऑफ 5 सेट्स के होते थे। तो मैंने वो मैच जो है काफी करीबी से हारा था, 6-4, 7-5, 7-5, लेकिन सेकेंड और थर्ड सेट में दोनों सेट्स में मुझे सेट पॉइंट्स मिले थे, लेकिन मैंने जो है उनका कैपिटलाइज नहीं किया। लेकिन एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस जो हमेशा के लिए याद रख सकता हूँ, उस वक्त जब हम ओपनिंग सेरेमनी के लिए इंडियन कंटिंजेंट के साथ अंदर स्टेडियम में गए थे। अभी बात करते वक्त भी जो है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस सीन को फिर से सोचते हुए, और जिस तरह की वो फीलिंग थी वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन ही जानता है और एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अजीब और स्पेशल काइंड ऑफ फीलिंग थी। बात 1992 बार्सिलोना ओलंपिक की करें तो वहां पर भारत के 2 टेनिस खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें लिएंडर पेस और रमेश कृष्णन शामिल थे। पुरुष एकल के मैच में यह दोनों खिलाड़ी पहले ही राउंड में हार कर बाहर हो गए, जबकि डबल्स में लिएंडर पेस और रमेश कृष्णन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, लेकिन वह मेडल राउंड में अपनी जगह नहीं बना सके। 1996 का अटलांटा ओलंपिक भारतीय टेनिस के लिए इतिहास गढ़ गया। इस बार भारत के 2 दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, जहां लिएंडर पेस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारत को ब्रॉन्ज मेडल हासिल करवाया। वह भारत के लिए टेनिस में मेडल जीतने वाले इकलौते प्लेयर हैं। लिएंडर पेस से पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय रेसलर केडी जाधव थे। उस समय तक किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि टेनिस में भी भारत का कोई प्लेयर पदक जीत सकता है। पेस ने लगातार 4 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उनका मुकाबला दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आंद्रे अगासी से हुआ। लिएंडर पेस ने राउंड ऑफ 64 में जीत दर्ज कर राउंड ऑफ 32 में निकोलस परेरा को 6-2, 6-3 से हराया। इसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल में थॉमस एनक्विस्ट के खिलाफ 7-5, 7-6 से जीत हासिल की। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में इटली के रेंजो फुरलान को 7-5, 7-6 के स्कोर से हराया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। अब मेडल के लिए वह केवल 1 जीत दूर थे और उनका ड्रीम रन चल रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में आंद्रे अगासी से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने मैच 6-7, 3-6 से गंवा दिया और फिर कांस्य पदक के मैच में उन्होंने फिनो मेलग्लिनी के खिलाफ दमदार जीत दर्ज की और कांस्य पदक जीत लिया। 7 ओलंपिक्स खेलने वाले लिएंडर पेस की इस उपलब्धि पर जिशान अली कहते हैं, टेनिस में लिएंडर पेस को छोड़ के अभी तक किसी ने कोई मेडल नहीं जीता है, तो वो दिखाता है कि ऑब्वियसली ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है लिएंडर की। और अपार्ट फ्रॉम सिर्फ मेडल जीतना, उन्होंने जो है 7 ओलंपिक्स खेले हैं, वो भी जो है वो रिकॉर्ड आज के जमाने में तो बिल्कुल, और वो भी टेनिस जैसे गेम में बिल्कुल एक तरह से नामुमकिन होता है ब्रेक करना। तो ऑब्वियसली लिएंडर पेस जो बड़े हुए हैं, हम लोग दोनों कैलकाटा में खेला करते थे, मेरे फादर जो थे उनके भी टेनिस कोच थे और ऑब्वियसली मेरे भी टेनिस कोच थे, तो हम लोग एक साथ ट्रेनिंग करते थे, एक साथ प्रैक्टिस करते थे साउथ क्लब में। जो चीज लिएंडर ने अकम्प्लिश की है ओलंपिक्स में, वो शायद ही कोई टेनिस प्लेयर दुनिया भर में ऐसा अकम्प्लिशमेंट जो 7 ओलंपिक का है कोई कर सके। साल 2000 में भारत के 2 खिलाड़ियों लिएंडर पेस और महेश भूपति ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, मगर कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं 2004 एथेंस ओलंपिक्स में भारतीय टेनिस खिलाड़ी मेडल के पास पहुंचकर चूक गए। इस बार भारत के 2 खिलाड़ी महेश भूपति और लिएंडर पेस ने हिस्सा लिया। दोनों खिलाड़ी पुरुषों के डबल्स के सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन जर्मनी की जोड़ी के खिलाफ हार कर ब्रॉन्ज मेडल के लिए उतरे और ब्रॉन्ज मेडल मैच में उन्हें क्रोएशिया के मारियो अंकिक और इवान ल्यूबिसिक की जोड़ी ने 6-7, 6-4, 14-16 से हराकर चौथे स्थान पर ही सीमित कर दिया। 1996 से 2012 तक लगातार 5 ओलंपिक खेलने वाले महेश भूपति का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 2008 बीजिंग ओलंपिक में यही जोड़ी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचती है, लेकिन यहां उन्हें स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और स्टेन वावरिंका की जोड़ी से 2-6, 4-6 से हार का सामना करना पड़ता है। वहीं पर सानिया मिर्जा पहली बार ओलंपिक में पहुंचती हैं। सानिया 2 कैटेगरी महिला सिंगल्स के अलावा महिला डबल्स में सुनीता राव के साथ खेली, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत को 7 ओलंपिक कोटा मिलते हैं, जिनमें महेश भूपति, विष्णुवर्धन, सोमदेव देवबर्मन, रोहन बोपन्ना, रश्मि चक्रवर्ती और सानिया मिर्जा शामिल थी। इस बार सिर्फ महिला डबल्स में सानिया और रश्मि की जोड़ी क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाती है। 2016 ओलंपिक में भारत मेडल के पास पहुंचकर उस समय चूक गया जब सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को सेमीफाइनल में 2-6, 6-2, 3-6 से
हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच में चेक गणराज्य की जोड़ी से सीधे सेट 1-6, 5-7 से हार जाती हैं और चौथा स्थान हासिल होता है। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को मेडल के करीब पहुंचकर हार जाने पर टेनिस खिलाड़ी अंकिता भांबरी कहती हैं, जो रियो में हमें बहुत उम्मीद थी क्योंकि दोनों की रैंकिंग्स काफी हाई थी और उन्होंने जो स्टार्टिंग के पहले 2 मैचेस जीते थे वो बहुत ही टफ अपोनेंट्स के अगेंस्ट जीते थे और वो काफी फॉर्म में थे। सेमीफाइनल्स में उनका बहुत ही टफ मुकाबला रहा जो वो हार गए। वहां पे भी पहला सेट जीतने के बाद ऐसे लग रहा था कि चांसेस हैं वीनस विलियम्स और राम के अगेंस्ट, लेकिन वो वर्ल्ड बीटर्स हैं और टफ सिचुएशन से निकलना उनको आता है। मेडल मैच में उस लेवल का प्रदर्शन नहीं था लेकिन सेमीफाइनल्स में उन्होंने बहुत ही टफ फाइट दी थी एंड वहां तक पहुंचना भी बहुत कमेंडेबल था। मेडल डेफिनेटली आता तो 4 चांद लग जाते। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के 3 खिलाड़ी सानिया मिर्जा, सुमित नागल और अंकिता रैना क्वालिफाई करते हैं। सुमित नागल जहां दूसरे राउंड में डेनियल मेदवेदेव से हार जाते हैं, वहीं सानिया और अंकिता की जोड़ी पहले ही राउंड में हार कर बाहर हो जाती हैं। अंकिता अपनी यादों को साझा करते हुए कहती हैं, हर एक प्लेयर का, एथलीट का ड्रीम होता है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे और ओलंपिक खेलना एक बहुत ही बड़ा ऐसा सपना है जो बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए सपना रहा है और मेरे लिए सपना हकीकत में बदला था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान। और बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप थी क्योंकि सानिया मिर्जा जो वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं उनके साथ खेलने का सौभाग्य मिला था मुझे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं गई थी टोक्यो में रिप्रेजेंट करने। और ये कहूंगी कि इतने सालों की जो मेहनत थी ना सिर्फ मेरी बट मेरे पूरे परिवार की और मेरी जो सारे कोचेस रहे मेरी टीम की, उस वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। जी, वो मैच काफी यादगार मैच रहेगा और बहुत ही मतलब उस वक्त हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि हम ऑलमोस्ट जीत से ऐसा कह सकते हैं कि एक कदम ही दूर थे। 6-5 ऐसा कुछ हम लीडिंग में थे एंड देन वहां से मैच पलट गई। पर मैच काफी अच्छी खेली गई थी। मतलब एक होता है स्पोर्ट्स में कि कभी कभी आपका दिन नहीं होता है या आप अच्छी गेम नहीं खेल रहे, ऐसा नहीं हुआ था। और जो हमारे अपोनेंट्स भी थे यूक्रेन के, वो दोनों बहनें काफी में खेल चुके थे और वो भी काफी एक्सपीरियंस थे। पर ये तो था ही कि ओलंपिक्स में मैंने खेला, उनके साथ रिप्रेजेंट किया, बट उनके साथ मुझे उसके बावजूद भी ऑफ कोर्ट भी जो एक्सपीरियंस मिला, जो सीखने के लिए मिला, उसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ। अब पेरिस ओलंपिक की शुरुआत में महज चंद रोज रह गए हैं। इस बार भारत के 3 खिलाड़ी टेनिस में भाग लेंगे, जिनमें पुरुष एकल में सुमित नागल, जबकि पुरुषों के युगल वर्ग में रोहन बोपन्ना और श्रीराम बालाजी शामिल हैं। सुमित नागल पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इस समय उनकी 68वीं रैंकिंग है। ऐसे में उनसे मेडल की उम्मीद बरकरार है। भारत की संभावनाओं पर अंकिता रैना कहती हैं, मुझे लगता है कि काफी अच्छे चांसेस है और ये तीनों प्लेयर्स से मतलब मैं ये कहूँगी पार्टिसिपेशन नहीं है, बहुत ज्यादा चांसेस है मेडल जीतने के, मेडल कंटेंडर्स है। सुमित के लिए तो सिंगल्स में हम सभी ने अभी देखा ही है कि रिसेंटली उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और वहाँ जो सरफेस है ओलंपिक्स में, जो क्ले सरफेस है, वो उनको फेवरेबल है, उनके गेम को सूटेबल है। तो इसी कारण मुझे लगता है अच्छे चांसेस हैं। जहाँ रोहन बोपन्ना और श्रीराम बालाजी की बात है, रोहन का तो अमेजिंग ईयर रहा है। पिछले कुछ महीने उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग रही है। उन्होंने जो ग्रैंड स्लैम जीते हैं और फिर वर्ल्ड नंबर 1 पदक भी हासिल किया है और उनके साथ जो खेल रहे श्रीराम बालाजी, वो भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो आई थिंक उन डबल्स में भी हमें एकदम जोरदार चांसेस है मेडल के। क्या भारत इस बार कुछ खास कर पाएगा? इसी सवाल पर अंकिता भांबरी कहती हैं, बहुत ही बड़ी बात है कि सुमित नागल अपना 2nd ओलंपिक खेलेंगे इस बारी और वो बेयरली उन्होंने कट क्रॉस किया और अपना क्वालिफाइंग मार्क सिक्योर करा इस ओलंपिक गेम्स में जो पेरिस में होंगी। एक बहुत ही शानदार टाइटल जीत के उन्होंने अपना नाम सिक्योर करा लास्ट मोमेंट पर। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और सारे वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर्स जो हैं इस अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी में और यहाँ पे मेडल जीतने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अभी जिस स्टेडियम में ये टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस स्टेडियम है रोलैंड गैरोस, जहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स का टेनिस इवेंट खेला जाएगा। ये हमारा ग्रैंड स्लैम, हर साल यहाँ पे सेकेंड ग्रैंड स्लैम ऑफ द वर्ल्ड जो है फ्रेंच ओपन यहाँ खेला जाता है और हमारे खिलाड़ी भी काफी सालों से यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं। सुमित ने भी इस साल कम्पीट किया था और रोहन बोपन्ना भी अपने पार्टनर के साथ इस साल कम्पीट कर चुके हैं, सेमीफाइनल्स में हारे थे। तो इनको इस स्टेडियम में यहाँ पे खेलने का पूरा एक्सपीरियंस है और आई थिंक हमारे इंडियन प्लेयर्स को काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी और काफी अच्छी चांसेस है यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। मेडल डेफिनेटली बहुत ज्यादा टफ रहेगा, स्पेशली सिंगल्स में। तो हमारे फ्रेंच ओपन के विनर्स हैं, ईगा स्वियाटेक है विमेन्स में, मेंस में तो बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं जो इस बारी कम्पीट कर रहे हैं, फ्रॉम यानिक सिनर, एंडी मर्रे, ये बहुत बड़े बड़े सारे अपने चैंपियंस जो हैं पास्ट एंड प्रेजेंट इस टाइटल के लिए और इस मेडल के लिए अपना पूरी जी जान लगाएंगे। ज़ीशान अली ने पेरिस ओलंपिक में भारत को टेनिस से संभावना पर हमसे बात की। देखिए, इस बार ओलंपिक्स में जो है हमें सिर्फ 2 इवेंट्स में compete करने का मौका मिल रहा है। एक जो है वो मेंस सिंगल्स का जो कंपटीशन है, उसमें सुमित नागल जो पिछले 6 महीने से बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, उसकी वजह से उनकी रैंकिंग जो है काफी ऊंची हो गई है और अभी आज के रैंकिंग में उनकी ATP रैंकिंग जो है, वर्ल्ड रैंकिंग जो होती है, वो है 68। इस रैंकिंग से जो है उन्हें डायरेक्ट एंट्री मिली है ओलंपिक्स में इस साल जो पेरिस में खेला जा रहा है। तो एक ही प्लेयर जो है मेंस सिंगल्स का जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सुमित नागल है और जैसा कि हमने कहा कि वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट उनका कंपटीशन होगा ओलंपिक्स में। तो देखा जाएगा कि सब कुछ डिपेंड करता है कि उनका ड्रॉ कैसा मिलता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं, सब इस साल ओलंपिक्स खेल रहे हैं, स्पेशली सिंगल्स में। तो डिपेंड करता है कि सुमित नागल का ड्रॉ कैसा है और उनका फॉर्म जो है, अभी जैसा कि हमने कहा कि वो तो अच्छा खेल ही रहे हैं, लेकिन अभी 2 हफ्ते के बाद जो उनका टूर्नामेंट होगा क्ले में, जो उनका फेवरेट सर्फेस है, सुमित नागल का फेवरेट सर्फेस जो है क्ले कोर्ट है, तो उसमें जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको। लेकिन जैसा कि हम फिर से कह रहे हैं कि ड्रॉ पे डिपेंड करता है। दूसरे इवेंट में जो हम लोग की चांसेस और ज्यादा हैं वो है मेंस डबल्स की। उसमें जो है रोहन बोपन्ना जो इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम जीत चुके थे और उसके कुछ हफ्ते बाद उनकी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 हो गई थी डबल्स में, अपने रेगुलर पार्टनर मैथ्यू एब्डेन के साथ तो नहीं खेल सके क्योंकि मैथ्यू एब्डेन जो है ऑस्ट्रेलियन है। तो उन्हें जो है कुछ इंडियन प्लेयर्स जो अभी कुछ महीनों से अच्छा कर रहे हैं उनमें से उनको चूज करना था। एक तो था यूकी बामरी, दूसरा था अपना श्रीराम बालाजी जो कि अभी के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो रोहन बोपन्ना ने जो है वो श्रीराम बालाजी को अपना डबल्स पार्टनर चूज किया है कि उनके साथ खेलें, और क्योंकि उनकी रैंकिंग काफी ऊंची है बोपन्ना की और श्रीराम बालाजी की भी रैंकिंग अभी आई थिंक 60-65 के करीब है, तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती कि वो टूर्नामेंट में सीडेड हो। अगर उनको सीडेड ड्रॉ में मिलती है एज अ सीडेड प्लेयर, तब उनका ड्रॉ जो है थोड़ा बहुत आसान हो सकता है, जिससे कि वो कुछ मैचेस जीते और आगे बढ़े टूर्नामेंट में। टेनिस के कोर्ट से निकलकर चलते हैं स्विमिंग पूल की ओर और बात करते हैं तैराकी की। आधुनिक ओलंपिक खेलों में तैराकी पहले संस्करण यानी 1896 से ही शामिल रही है। पहले संस्करण में तैराकी के 4 इवेंट्स खेले गए, जिनमें हंगरी 2 गोल्ड मेडल जीतकर पहले पायदान पर रहा। जैसे जैसे ओलंपिक खेल आगे बढ़ते गए वैसे ही इवेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी होती गई। 1896 में जहां केवल 4 इवेंट हैं, वहीं साल 2020 टोक्यो ओलंपिक तक आते आते तैराकी के 37 इवेंट हो गए। साल 1896 के खेलों में केवल फ्री स्टाइल प्रतियोगिताएं ही खेली गई। बेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक प्रतियोगिताओं को फिर 1904 में सेंट लुइस ओलंपिक में जोड़ा गया और बटरफ्लाई को 52 साल बाद 1956 के मेलबोर्न खेलों में शामिल किया गया। 1912 के ओलंपिक में महिलाओं की तैराकी में 2 स्पर्धाएं कार्यक्रम में शामिल हुई, लेकिन आज खेलों में महिला और पुरुष तैराकी प्रतियोगिताओं की स्पर्धाएं एक समान हैं। ओलंपिक तैराकी में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का हमेशा से ही वर्चस्व रहा है, जिन्होंने ओवरऑल 257 स्वर्ण पदक समेत 580 पदक जीते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया
दूसरे पायदान पर है, जिसने 69 गोल्ड मेडल समेत 213 पदक अपने नाम किए हैं, जबकि ईस्ट जर्मनी ने 38 गोल्ड मेडल समेत 92 पदक हासिल किए हैं। इसी तरह हंगरी चौथे, जापान पांचवें और नीदरलैंड छठे पायदान पर है। व्यक्तिगत तैराकों की बात करें तो सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के माइकल फेल्प्स हैं, जिन्होंने 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 कांस्य समेत 28 पदक जीते हैं। माइकल फेल्प्स ने अकेले बीजिंग ओलंपिक खेलों में ही 8 गोल्ड मेडल जीते थे। बीजिंग से पहले 2004 एथेंस ओलंपिक में उन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीतकर तहलका मचा दिया था, जबकि लंदन 2012 के ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं अपने अंतिम ओलंपिक रियो 2016 में उन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक खेलों को खैरबाद कहा। दूसरे स्थान पर उन्हीं के देश के मार्क स्पिट्स हैं, जिन्होंने 9 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य समेत 11 पदक जीते हैं। मार्क ने अकेले 1972 के म्यूनिख ओलंपिक खेलों में ही 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे, जबकि 2 स्वर्ण पदक उन्होंने 1968 मैक्सिको ओलंपिक में जीते थे। अगर बात भारत की करें तो 1948 ओलंपिक में भारत के 7 तैराकों ने हिस्सा लिया था, लेकिन किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। तैराकी स्पर्धा में भारत का दामन पदक से अभी तक खाली है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में साजन प्रकाश सीधे ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बनकर एक नया कारनामा अंजाम दिया। इन खेलों में साजन प्रकाश ने 100 और 200 मीटर बटरफ्लाई में भाग लिया, लेकिन वे कुछ खास नहीं कर पाए। इन्हीं खेलों में श्रीहरि नटराज और माना पटेल ने भी हिस्सा लिया था। साजन प्रकाश ने अपनी यादों को कुछ यूं ताजा किया। Of course, Olympics is always special. It's all the world athletes unite together, and it is one of the memorable moments of our life. That last one was my second Olympics in Tokyo. I really enjoyed racing, but I still feel I have a long way to go with competing with the world standards. I'm still looking forward for the upcoming games. It was a long-standing journey. Before that, before I became the first Indian to qualify with the A card, I had gone through an injury phase, so it was all about the pain tolerance I had come through. Eventually, when I qualified, it was very fruitful for me. I really cherished those moments. इससे पहले साजन प्रकाश 2016 के रियो ओलंपिक में भी भाग ले चुके हैं। अब जब पेरिस ओलंपिक बेहद करीब हैं, ऐसे में भारत के जिन 2 तैराकों ने क्वालिफाई किया है, उन पर सभी की उम्मीदें लगी हैं। आपको बता दें, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के 2 तैराक श्रीहरि नटराज और 14 वर्षीय धिनिधि दे सिंधु भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। धिनिधि ओलंपिक्स में भारत की दूसरी सबसे कम उम्र की एथलीट हैं। आपको बता दें, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के 2 तैराक श्रीहरि नटराज और 14 वर्षीय धिनिधि दे सिंधु भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। धिनिधि ओलंपिक्स में भारत की दूसरी सबसे कम उम्र की एथलीट हैं। इससे पहले हेलसिंकी ओलंपिक्स में महज 11 साल की उम्र में आरती साहा ने भाग लिया था। धिनिधि अपनी तैयारियों के बारे में यूं बतलाती हैं। I am really excited to go to the Olympics. There's a lot of different feelings, excitement, nerves, and the jittery feeling of immediately racing, but getting the chance to go at 14 is an amazing feeling. So mostly excited to go. पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में एक तरफ जहां श्रीहरि नटराज प्रतिस्पर्धा करेंगे, वहीं महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में धिनिधि हिस्सा लेंगी। गौरतलब है कि टोक्यो 2020 के बाद ये श्रीहरि नटराज की दूसरी ओलंपिक उपस्थिति होगी, जबकि दे सिंधु पेरिस में अपना ओलंपिक डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। श्रीहरि नटराज से उनकी तैयारियों पर हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी ने बात की। ये मेरा सेकंड ओलंपिक्स है। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन माय सेकंड ओलंपिक्स. इट फील्स ग्रेट. I think the biggest change is I'm much more mature swimmer and I'm much older, so I think my thought process is better this time. My goal is to make the semi-finals. That's top 16. That itself is a new thing for swimming because in Indian swimming in the Olympics we have never even made past the heat. So making semi-finals is my goal. Can't give you an exact time, but there's a lot of things we need to work on. Just the whole structure of swimming needs to be worked on. The way athletes are developed, the way swimming is approached as a sport, the way athletes approach the sport, everything needs to be changed. And I think we are in the right direction right now, but it needs to happen in a much better and quicker process. Hopefully we break into the double-digit mark. There's a lot of expectations on a lot of athletes, so I hope everyone performs well and we set a new standard. भारतीय तैराक कितना तैयार हैं पेरिस ओलंपिक के लिए, इस पर हमने स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल मोनाल चोकसी से बात की। तैराकी में, स्विमिंग में इस बार डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से एक भी खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं हुआ है। पिछली ओलंपिक्स में टोक्यो में श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट के अंदर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का टाइम अचीव करके डायरेक्ट
क्वालिफिकेशन पाई थी। अब की बार इनकी क्वालिफिकेशन यूनिवर्सलिटी प्लेसेस से हुई है और उम्मीद है कि श्री हरि नटराज वहां पे उनकी जो मेन इवेंट है 100 मीटर बैक स्ट्रोक उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे और एटलीस्ट फाइनल तक पहुंचने की हम उम्मीद रखते हैं कि वो फाइनल्स में टॉप 8 में पहुंचे। जो दूसरी खिलाड़ी है वो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ स्विमिंग से ये 14 ईयर ओल्ड गर्ल क्वालिफाई हुई है यूनिवर्सलिटी कोटा से और वो स्विम करती है 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट। 14 साल की दीनी दिदेशिंगू उनका नाम है और ये उसका पहला ओलंपिक्स है और पहला इतना बड़ा इवेंट है। शी हैज पार्टिसिपेटेड इन दी एशियन गेम वेयर शी गेव गुड परफॉर्मेंस, बट उसके लिए अभी ज्यादा उम्मीद करने के बजाय ये इसके लिए एक बड़ा अच्छा अनुभव रहेगा क्योंकि वो 14 ईयर्स की है। आगे आती हुई ओलंपिक्स में भी उसका चांसेस बहुत ब्राइट है। सो उससे हम उम्मीद करते हैं कि अपना खुद का टाइम इंप्रूव करे और अच्छी प्रदर्शन दे वहाँ पे। आपको यह भी बता दें, नटराज टोक्यो 2020 में पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में 40 तैराकों के बीच 27वें पायदान पर रहे थे। पेरिस ओलंपिक 2024 के शुरू होने में अब कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। खेलों की महाकुंभ की शुरुआत 26 अगस्त से हो रही है। इस बार भारत के पदक दोहरे अंक तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछली बार भारत ने 1 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते थे, जो अब तक के ओलंपिक्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। ओलंपिक में पदक जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है। इन खेलों का पेरिस के अलावा फ्रांस के 16 अन्य शहरों में आयोजन किया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 एथलीट्स भाग लेंगे, जिनमें एथलेटिक्स के इवेंट में भारत अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है। 29 भारतीय एथलीट इन खेलों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे, जिसमें 11 महिला और 18 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। इनके अलावा निशानेबाजी में 21 और हॉकी में 19 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेंगे। टेबल टेनिस में 8 खिलाड़ी जबकि बैडमिंटन में 7 खिलाड़ी होंगे, जिसमें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भी शामिल हैं। इनके अलावा कुश्ती में 6, तीरंदाजी में 6 और मुक्केबाजी में 6 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेंगे। वहीं गोल्फ से 4, टेनिस के 3, तैराकी से 2, सेलिंग के 2 और घुड़सवारी, जूडो, रोइंग और भारोत्तोलन के 1-1 खिलाड़ी इन खेलों में जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 119 सदस्यों का दल भेजा था और टीम ने 1 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते थे, जो ओलंपिक में अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। आइए कुछ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की संभावना पर बात करते हैं। कुश्ती से हर बार भारत को उम्मीद रहती है और हमारे पहलवान निराश भी नहीं करते। इस बार की संभावना पर सवाल पूछने पर कुश्ती के कोच कुलदीप मलिक का कहना है, कोई पहलवान कमजोर नहीं है। मैं किसी भी पहलवान को कमजोर नहीं आंक सकता क्योंकि ये बच्चे इतने अच्छे तरीके से कुश्ती लड़ते हैं। विनेश है, इसका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा काम आएगा और अंशु मलिक का दूसरा ओलंपिक है, उसका भी एक्सपीरियंस काम आएगा। और ये दूसरे जो नए बच्चे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए हैं, ये बच्चे बहुत कुछ करने के लिए कारगर हैं। और अब की बार देखो, बड़े वजन के अंदर हमारी महिला पहलवान ने भी क्वालिफाई किया है। तो ऐसी सेम सिचुएशन, ऐसी सेम कॉम्पिटिशन अगर ये कुश्ती में जिस तरीके से पहले लड़ी है, ये परफॉर्मेंस ठीक ओलंपिक में हमारे बच्चों ने दी, तो अभी हम 6 के 6 मेडलों की दावेदारी करते हैं। जरूर टूटेगा टोक्यो का रिकॉर्ड, जरूर टूटेगा। पिछली बार लंबे अंतराल के बाद भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ियों ने पदक जीता था। क्या इस बार पदक का रंग बदलेगा? यही सवाल हमने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से किया। डेफिनेटली कि हम लोग यही तैयारी करेंगे, हमारा जो लास्ट टाइम ब्रॉन्ज है इस पर हम लोग कलर चेंज करें, बट आसान नहीं होगा कि डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि ओलंपिक्स हैं। तो हमेशा ओलंपिक्स में यही होता है कि आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और आपको हर मैच में अपना 100% दोगे, तभी आप अपना जो रिजल्ट है आप अच्छा कर पाओगे। तो यही है, कोचेस का भी यही मानना है, पूरी टीम का यही मानना है कि हमें हर मैच में अपना अच्छा करना है और हर मैच को एक स्टेप लेकर आगे बढ़ना है। वहीं मुक्केबाजी से कितनी संभावना है, इस पर कोच भास्कर भट्ट को सुनते हैं। हमारे सभी मुक्केबाज बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ इस बार ओलंपिक में जा रहे हैं। हमारे हालांकि पिछली बार से हमारे कम मुक्केबाज क्वालिफाई हैं, लेकिन सारे पदक के सशक्त दावेदार हैं। सभी हमारे 4 महिला मुक्केबाज और 2 पुरुष मुक्केबाजों ने अपनी जो तैयारी करी है वो पूरे ही ओलंपिक को देखकर, हर अपोनेंट को अपने ध्यान में रखते हुए फिजिकल और मेंटल बहुत अच्छे हमारे पास कोचेज हैं, हमारे पास बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट, मेंटल ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, पूरी टीम हमारी उनके साथ काम कर रही है। और इन सब चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे सभी मुक्केबाज पूरी तरह से इस ओलंपिक में पदक के लिए रिंग में उतरेंगे। निशानेबाजी में इस बार रिकॉर्ड एथलीट्स पेरिस जा रहे हैं। मनु भाकर, जो इस बार भी 3 इवेंट्स में भाग लेंगी, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा, तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है और पूरी टीम बहुत ही उत्सुक है इस इवेंट को लेकर और हम सब काफी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल रहे हैं। आपके पास 3 चांसेस हैं इस बार,
तो क्या कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि 3 इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, द ओनली एथलीट हु इज पार्टिसिपेटिंग इन 3 इवेंट्स। टोक्यो में भी मेरे जैसे 3 इवेंट रहे थे और इस बार भी मैं काफी थैंकफुल हूँ कि मुझे 3 इवेंट्स वापस से शूट करने को मिलेंगे और डेफिनेटली ये काफी मेहनत और काफी सारी एफर्ट्स डालने के बाद ये पॉसिबिलिटी मुझे मिली है और मैं चाहूंगी कि इसका पूरा मैं जितना हो सके फायदा उठाऊं और जितना हो सके मैं अच्छा परफॉर्मेंस करके इंडिया के लिए मेडल लेके आऊं। तो क्या इस बार 10 के पार के लक्ष्य को भारत हासिल कर पाएगा? आप सबके ऊपर छोड़ते हैं और समय के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन आकाशवाणी को सुनते रहिएगा। पेरिस से सीधे लाइव आप तक पहुंचाते रहेंगे आवरली अपडेट्स और चुनिंदा मैचों की लाइव रनिंग कमेंट्रीज के लिए भी आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिएगा। चीयर फॉर भारत की सीरीज के आखिरी अंक से मैं नीतीश अरोड़ा अपने सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अब मुलाकात होगी सीधे पेरिस से। चीयर फॉर भारत। अभी आप सुन रहे थे चीयर फॉर भारत का 10वां भाग, ओलंपिक में तैराकी और टेनिस। आलेख मोहम्मद शाहिद आजमी, स्वर और प्रस्तुति नीतीश अरोड़ा।